बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रासलैंड बायोम। तो सबसे पहले ग्रासलैंड को डिफ़ाइन करते हैं। ग्रासलैंड किसी ऐसे लैंड के पीस को कहा जाता है जहाँ पे ज़्यादातर ग्रासेस पाई जाएं, बहुत थोड़ी अमाउंट में जो है श्रब और ट्रीज़, झाड़ियाँ और दरख्त पाए जाएंगे, बहुत थोड़ी अमाउंट में, ज़्यादातर घास होगी। तो ग्रासलैंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिन्हें सवाना भी कहा जाता है और टेम्परेट ग्रासलैंड। तो सवाना की डिटेल पढ़ते हैं। सवाना एक ऐसा ग्रासलैंड है जिसमें दरख्त बहुत दूर दूर मौजूद होंगे, लेकिन बहुत दूर दूर होंगे और घास मौजूद होगी। सवाना ज़्यादातर अफ्रीका के हाफ एरिया को कवर करता है। सेंट्रल अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और इंडिया में भी सवाना मौजूद हैं। क्लाइमेट की बात की जाए तो क्लाइमेट ही सवाना को बनाता है कि किस टाइप का सवाना होगा, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज़म, कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स होंगे। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म होगा और हॉट होगा, तो जिसकी वजह से ऐसे ऑर्गेनिज़म और ऐसे प्लांट्स यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं जो हीट को टॉलरेट कर सकते हों। और रेनफॉल भी यहाँ पे कम होगी और ऐसे प्लांट्स यहाँ पे आ सकते हैं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट होंगे, जो पानी की कमी में भी रह सकते होंगे। तो एवरेज रेनफॉल है यहाँ पर सवाना में 20 to 50 इंचज़ पर ईयर। और रेनफॉल ऐसा नहीं है कि पूरे साल होगी वक्फे वक्फे से, ऐसा नहीं है। सिर्फ 6th और 8th मंथ में ये रेनफॉल होगी और बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद ड्राउट आएगी, खुश्कसाली आएगी। फिर उन्हीं दिनों में इनमें ग्रासलैंड्स में आग लग जाएंगी। आग लगने की फायर की रीज़न भी नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हों और पूरे साल थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहे तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं सवाना। लेकिन क्योंकि बारिश यहाँ पे साल में 2 माह के लिए आती है सिर्फ, उसके बाद खुश्कसाली होती है, तो जो बड़े दरख्त होते हैं जो ड्राउट टॉलरेंट नहीं होते वो ग्रो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे दरख्त बहुत कम होंगे। एक सवाना की नेक्स्ट टाइप्स हैं क्लाइमेटिक सवाना। सवाना विच रिजल्ट फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशन आर कॉल्ड क्लाइमेटिक सवानाज। सवाना दैट आर caused by soil condition and that are not entirely maintained by fire are called एडेफिक सवाना। तो ये दूसरी टाइप है सवाना की जिसमें सॉइल की कंडीशन यानी सॉइल की फर्टिलिटी, पीएच वगैरह इस बात को कंफर्म करती हो कि यहाँ पे कौन कौन से जानदार रह सकते हैं, तो उस सवाना को कहेंगे एडेफिक सवाना। इसके अलावा सवाना कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि वैली में मौजूद हों, शैलो एरिया में जहाँ पे पानी ठहरता हो और वाटर लॉगिंग होती हो, पानी जो ज़ेर ज़मीन पानी है बहुत ऊपर हो जहाँ पे। थर्ड टाइप है सवाना की डिराइव्ड सवाना। अगर पहले से कोई फॉरेस्ट मौजूद था जंगल में, क्योंकि दरख्त और घास भी होंगे दोनों ही, जैसे ही अगर क्लियरिंग करते हैं फॉरेस्ट लैंड की यानी जंगलात को काट देते हैं, तो उसके बाद जो जगह बचेगी वहाँ पे सिर्फ घास रह जाएगी। इस तरह के सवाना को कहेंगे, इस तरह के ग्रासलैंड को कहेंगे कि ये डिराइव्ड सवाना है।
अब क्योंकि जंगलात को काटा जा सकता है किसी भी मकसद के लिए, काट रहे हैं लैंड को कल्टीवेशन काश्तकारी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, किसान काट रहे हैं जंगलात को दरख्तों को जलाने के लिए। अब जो बचा कुचा मटेरियल होता है दरख्तों का वो उसको जला दिया जाता है, लकड़ी वगैरह ज़्यादा जो अमाउंट में है वो इस्तेमाल कर ली जाती है। उसके बाद जो राख बचती है वो राख सॉइल के अंदर रह जाती है और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सॉइल फर्टाइल हो जाती है। फिर इसके बाद इस फील्ड कहते हैं पीस ऑफ लैंड को, इस फील्ड को अबंडेंट किया जाता है, छोड़ दिया जाता है ऐसे ही बगैर किसी काश्तकारी के लिए। अगर यहाँ पे दोबारा से दरख्त लगा दिए जाएं तो लग सकते हैं दरख्त, लेकिन ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि दोबारा से कोई दरख्त लगाता नहीं है और इस जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ घास ही रह जाती है, क्योंकि बेयर ग्राउंड होता है, खाली ज़मीन होगी तो वहाँ पे घास आ जाएंगी। और इस तरह की टाइप सक्सेशन कहलाती है, जहाँ पे पहले कोई चीज़ ना मौजूद हो बाद में आ जाए। इसकी टाइप्स भी पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अफ्रीका की कुछ बात बताई गई। अफ्रीका में क्योंकि एलिफेंट्स की अमाउंट ज़्यादा है तो जो एलिफेंट होते हैं पार्क लैंड के, उन्होंने जो फॉरेस्ट हैं अक्सर फॉरेस्ट को सवाना में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि वो दरख्तों के पत्ते खाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। दरख्तों की जो शाखें होते हैं उनको तोड़ के गिराते हैं खाने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता जो है लकड़ी को ग्रास लैंड में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये खाएंगे दरख्तों के पत्ते और तोड़ेंगे दरख्तों को, जिससे ये ख़त्म कर देंगे दरख्त को। और एनुअल फायर जो होती है हर साल लगने वाली आग, वो सवाना के एरिया को मेंटेन रखती है कि सवाना कितने एरिया तक फैला रहेगा, फिर दोबारा से एरिया कम होगा। सॉइल की बात की जाए तो सॉइल सवाना में पोरस है, मतलब ड्रेनेज जल्दी होगी, पानी की निकासी जो है ज़मीन के अंदर पानी जल्दी चला जाएगा। और बारीक सी लेयर है ह्यूमस की, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर को कहा जाता है, सॉइल के ऑर्गेनिक पोर्शन को, जो कि प्लांट और एनिमल्स की डीकम्पोजिशन, डेथ के बाद डीकम्पोजिशन होने की वजह से बनती है। सवाना को कभी कभार फॉरेस्ट के तौर पर भी क्लासीफाई किया जाता है, ऐसा फॉरेस्ट जिसके अंदर बहुत थोड़ी अमाउंट में ट्रीज़ मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर ग्रासेस और फॉर्ब मौजूद होंगी। फॉर्ब स्मॉल ब्रॉड लीव प्लांट हैं जो कि ग्रासेस के साथ उगती हैं। डिफरेंट सवाना सपोर्ट डिफरेंट ग्रासेस ड्यू टू डिस्पैरिटीज इन रेनफॉल। हर तरह के सवाना के बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि जिस तरह की सॉइल होगी, जिस तरह की कंडीशंस होंगी, उसी तरह की का सवाना क्रिएट होगा, मतलब उसी तरह के उसके अंदर जानदार आएंगे। बिकॉज सवाना सपोर्ट सच अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ कम्पीटिंग फॉर लिविंग स्पेस, क्योंकि बहुत सारी अमाउंट की स्पीशीज़ होंगी तो उनमें से कंपटीशन में कोई एक स्पीशी आगे निकलेगी और वो सारी स्पीशी उस एरिया में फैल जाएगी। एक तरह का जो सवाना होगा उसमें कोई एक ख़ास किस्म की स्पीशी होगी, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे सॉइल कुछ ऐसी हो या टेम्परेचर कुछ ऐसा हो या वाटर की अमाउंट कम हो, तो उसी के मुताबिक टॉलरेंट स्पीशी सर्वाइव करेगी। एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है जो कि सवाना रिसीव करता है रेनफॉल, पहले भी बात कर चुके हैं, थोड़ा वेरी कर रहा है यहाँ पे ग्रासलैंड 76 to 101 सेंटीमीटर यानी 30 to 40 इंचज़ एनुअल रेनफॉल है यहाँ पे। हाउएवर सर्टेन सवाना कैन रिसीव अ लिटल एज 15 सेंटीमीटर और मच एज 25 सेंटीमीटर ऑफ रेन अ ईयर। पूरे साल में कम से कम 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक भी पूरे साल में बारिश हो सकती है सवाना में।
सवाना के अंदर दोनों सीज़न होते हैं, बात कर चुके हैं। ड्राई सीज़न और रेनी सीज़न 2 महीनों के लिए जो रेनी सीज़न होगा, बाकी सारा तकरीबन ड्राई सीज़न होगा। सीजनल फायर्स, अब जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर अमाउंट जानदारों की मेंटेन रखने के लिए ग्रासलैंड में मेंटेन रखने के लिए आग का लगना बहुत अहम रोल प्ले करता है। अक्टूबर में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं, फिर उसके बाद बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जो कि बिल्कुल खुश्क होती हैं, और इसके बाद एक सीज़न आता है जो कि ड्राई सीज़न होता है, बिल्कुल पानी की कमी होती है सर्दियों में। फायर इज़ प्रिवेल्ड अराउंड जनवरी एट द हाइट ऑफ ड्राई सीज़न, जब बिल्कुल मौसम खुश्क होता है, आग भी जब ही लगती है, नमी की कम होने की वजह से आग खुद ब खुद वहाँ पे नहीं लगती। जो पोचर्स होते हैं यानी गैर कानूनी शिकार करने वाले, वो वहाँ पे आग लगाते हैं घास को ख़त्म करने के लिए, ताकि उनको जानवर आराम से नज़र आ सकें शिकार करने के लिए। घास ख़त्म हो जाएगा तो आग लगने से जितने भी जानवर होंगे वहाँ पे शिकारी, उनको आराम से देख सकेंगे। इसके साथ साथ इस आग के लगाने की वजह से बायोडाइवर्सिटी तो मेंटेन हो रही है, लेकिन नुकसान भी हैं। कुछ स्पीशीज़ को फ़ायदा है, कुछ को नुकसान है। अक्सर जानवर मर जाते हैं आग में, कुछ एक दूसरे की खुराक बन जाते हैं। छुपे हुए जो जानदार होते हैं वो निकल आते हैं और दूसरे जानदार उनको खा लेते हैं। एग्जांपल दी गई है कि कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स ऐसी जगहों पर आते हैं जहाँ पे आग लगी होती है, ताकि वो इंसेक्ट्स को खा सकें, ग्रास ऊपर स्टिक इंसेक्ट, बीटल्स, माइस वगैरह को, और लिजर्ड्स को भी, जो कि आग लगने से बाहर निकलते हैं प्लांट्स से छुपे हुए। अंडरग्राउंड होल सर्वाइसेस वगैरह, ये पनाह के लिए, छोटे मोटे क्रिएचर्स के लिए, छोटे इंसेक्ट के लिए पनाहगाह के तौर पे काम करते हैं। बड़े एनिमल जो होते हैं ज़्यादातर अक्सर तेज़ दौड़ सकते हैं और वो आग से बच जाते हैं। ड्राई स्टेम होते हैं जो प्लांट्स के, वो जल जाते हैं आग में। ग्रासेस भी, जड़ें जो होती हैं गहरी, वो बच जाती हैं क्योंकि आग मिट्टी के अंदर नहीं जाती। अब ये जड़ें जब तक रुकी रहेंगी, जब तक ठहरी रहेंगी, अगली बारिश आने के इंतज़ार में होंगी। जैसे बारिश आएगी दोबारा से प्लांट्स जो हैं वो निकलना शुरू होंगे, स्प्राउटिंग होगी, फूड इनके अंदर, रूट्स के अंदर स्टोर रहेगी कुछ सीज़न तक। जैसे ही रेनफॉल होगी दोबारा ग्रो करेंगे। अब मार्च के जो दिन होंगे, मार्च में दोबारा से थंडरस्टॉर्म आएंगे और उसके बाद फ़ौरन से रेनी सीज़न होगा, बारिशें आएंगी। सवाना में बहुत ज़्यादा ग्रासेस दोबारा से ग्रो करेंगी, यानी कि ये इसके लिए एक बहार का सीज़न है। दोबारा से ग्रासेस ग्रो करेंगी, पुरानी जो प्लांट्स होंगे वो ग्रो करना स्टार्ट होंगे पानी के मिलने की वजह से। अब जैसे ही प्लांट्स ग्रो करेंगे, उस पे फीड करने वाले जितने भी एनिमल्स होंगे उनकी भी अमाउंट बढ़ जाएगी। एग्जांपल दी गई है बारहसिंगे की, बारहसिंगे की नस्ल फैलना शुरू होगी, काव्स बोर्न होंगे और वो काव्स फीड करेंगे। अगर बारिशें नहीं होती तो फिर ये काव्स, इनकी दोबारा से डेथ हो जाएगी। कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया सवाना में कौन कौन से एनिमल्स होंगे। सारे एनिमल्स एक जगह पे मौजूद नहीं होंगे, डिफरेंट एनिमल डिफरेंट सवाना में होंगे, लेकिन सबको कलेक्टिवली बताया जा रहा है। जिराफ, ज़ेब्रा, बफलो, कैंगरू एक्सेट्रा। इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स, नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स हैं। इकोसिस्टम को मेंटेन तो रखती है फायर, पॉपुलेशन को मेंटेन रख रही है, लेकिन इसका नुकसान है इन्वायरमेंट पर। अगर आग बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगती है
नेचुरल, एक तो नेचुरल प्रेडेटर ख़त्म हो जाते हैं किसी चीज़ के, जिससे इकोसिस्टम और डिस्टर्ब भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो ओवर ग्रेजिंग है वो इसको ग्रासलैंड को ख़राब कर रही है, ख़त्म होता जा रहा है, ग्रासलैंड डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा फसलों के लिए जो क्लियरिंग की जा रही है, दरख्तों को काटा जाता है, उससे भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं ये एरिया। क्योंकि इस तरह के जो ग्रासलैंड हैं कम हो जाएंगे तो एनर्जी फ्लो कम होगा। उसके अलावा एनर्जी जो एनिमल्स हैं वहाँ पे रहने वाले उनको नहीं मिलेगी, वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट होंगे, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगी। सीजनल ड्राउट और कभी कभार आग लगने की वजह से ये सारा एरिया दोबारा से फैलने में या इस्टेब्लिश होने में देर लगती है या मुश्किल से ये इस्टेब्लिश हो पाता है। कुछ दरख्त हैं जैसे कि कॉटन वुड, ऑक वगैरह, विलो ग्रो इन रिवर वैली एंड सम नॉन वुडी। अब प्लांट्स की बात की जा रही है, एग्जांपल्स हैं ये सारी। बाकी ये भी एग्जांपल्स हैं, पर्पल नीडल ग्रास, ब्लू गरैमा, बफलो ग्रास, गैलेटा, और कुछ फ्लावर्स हैं यहाँ पे, एस्टर, ब्लेजिंग स्टार, कॉर्न फ्लावर्स, गोल्डन रोड, सनफ्लावर, क्लोवर, सोरेल्स एंड वाइल्ड इंडिगोज। प्रेसिपिटेशन है 20 to 35 इंचज़ पर ईयर। टेम्परेचर वेरी करता है बहुत ज़्यादा, और टेम्परेचर 38 से ज़्यादा हो सकता है गर्मियों में, और -40 भी हो सकता है सर्दियों में। एनिमल्स यहाँ पे वैसे नहीं हैं जो कि दूसरे इकोसिस्टम सवाना वगैरह में थे, लेकिन एनिमल्स यहाँ पे भी डिफरेंट हैं। सवाना भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, टेम्परेचर किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो यहाँ पे गैज़ल्स, ये डियर की एक टाइप है कह लें, ज़ेब्रा, रेनोसॉर्स एक्स्ट्रा, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एक टाइम में ये सारे एक टेम्परेट ग्रासलैंड में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि अलग अलग रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स हैं जो कि ग्रासलैंड को बहुत थोड़ी प्रेरी एरिया रह गए हैं, कुछ को कन्वर्ट कर लिया गया फार्म में, ग्रेजिंग लैंड वगैरह में। नेचुरल बहुत थोड़े रह गए हैं, ट्री लेस होने की वजह से ग्रास कवर नहीं होती, और यहाँ पे सॉइल जो है वो रिच है। टेम्परेट की अब क्लासिफिकेशन है जो कि पहले भी डिस्कस किया था, प्रेरीज और स्टेप्स, ये क्लासिफिकेशन है। प्रेरीज ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे टेम्परेट ग्रासलैंड जहाँ पे टाल ग्रासेस हैं, हाइट ज़्यादा है जिन ग्रासेस, और स्टेप्स ऐसे ग्रासलैंड है जहाँ पे शॉर्ट ग्रासेस हैं। प्रेरी और स्टेप्स सिमिलर हैं, बट दोनों में स्पीशीज़ की टाइप का डिफरेंस है और ग्रासेस की हाइट का डिफरेंस है। इससे पहले जितनी भी बातें की हैं वो प्रेरीज के बारे में थी, अब ये नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में है। ड्राई एरिया ग्रासलैंड है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मियाँ यहाँ पर, और सर्दियाँ ठंडी है, तकरीबन 10 से 20 इंच। क्योंकि यहाँ पे पहले बात हो चुकी है, छोटे प्लांट्स होंगे जो थोड़े पानी पे ग्रो कर सकते होंगे, पूरे साल में 10 से 20 इंच यहाँ पे रेनफॉल होगी। स्टेप्स इंटीरियर नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में मौजूद हैं स्टेप्स, और
प्लांट्स ग्रोइंग इन स्टीप्स आर यूजली ग्रेटर देन 1 फुट टाल, ज़्यादातर ये 1 फुट से ज़्यादा होते हैं। ब्लू ग्रामा, बफलो ग्रास, कैक्टाइज, सेजबुश, स्पेयर ग्रास और इससे जो छोटे साइज़ में प्लांट्स होते हैं, सनफ्लावर की स्पीशीज़ कुछ जो कम साइज़ में वो भी यहाँ पे ग्रो करती हैं। एनिमल्स हैं जो बैडगर्स और हॉक, ओल, स्नेक एक्स्ट्रा, ये सारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये जो डिटीरियोरेशन हो रही है ग्रासलैंड की, स्टीप्स की, वो ओवरग्रेजिंग, प्लोइंग, हल वगैरह चलाने की वजह से, ज़्यादा साल्ट रह जाने की वजह से, जब सैराब किया जाता है ऐसी जगह को, इरिगेशन की जाती है, तो उसके बाद पानी तो एवेपोरेट हो जाता है या ज़मीन में चला जाता है, लेकिन साल्ट हैं जो वो सॉइल के ऊपर रह जाते हैं, जिससे प्लांट्स या फिर जो ग्रासेस हैं उन पे अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अब जैसे घास ख़त्म हो जाएगी तो वो मैदान बन जाएंगे और वहाँ पे डेजर्ट बन जाएगा, जिससे रेत के तूफ़ान आएंगे।